Hello everyone, my name is Abhishek Kumar and I am going to discuss the paper of Basic Mathematical Tool. The paper was held on 9th of June 2024. So, इस सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर 2 आई कैप प्लस 6 के कैप। ये आई कैप और 6 के, ये के कैप जे कैप ये सब होते क्या है? अगर मैं बोलूं ये आई, ये जे, ये के, ये क्या बताते हैं? ये यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब ये डायरेक्शन को बताते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का है आउट ऑफ द प्लेन। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन इसमें वेक्टर क्या दे रखा है? 6 i कैप, 2 i कैप प्लस 6 k कैप। मतलब ये कहाँ चला है? एक्स में चला है और जेड में चला है, वाई में नहीं चला है। इसका मतलब वाई में क्या आंसर होगा? जीरो। जीरो इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट डिफाइंड। पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, डिफाइंड बोला है या नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब उसका कोई सेंस नहीं होता है। किसी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सही बात है। किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एन स्क्वायर भी क्या है? एक स्केलर ही होगा। स्केलर को हम वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। बट फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि क्या एक वेक्टर को स्केलर से ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन डिफाइंड नहीं है। मतलब हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? ये किसके लिए पूछा था? नॉट डिफाइंड के लिए। दैट्स वाई ये ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट है। कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, इसमें बोला है रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस इज जीरो। जब भी रिजल्टेंट की बात आती है हमें पता है तीनों का वेक्टर सम क्या है? जीरो। क्वेश्चन में गिवन है इज जीरो। यार F1 आपको दे रखा है 2 i कैप प्लस 6 j कैप। F2 इज गिवन है i कैप प्लस j कैप प्लस F3। ये F3 है, इज जीरो। ये क्या है? वेक्टर। वेक्टर का सम किसको रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर को। तो F3 जब निकालेंगे तो हमारे पास आएगा ये 2i प्लस आई कितना हो गया? 3i। और इधर निगेटिव में आएंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो वेक्टर माइनस 3i कैप माइनस 7 j कैप। यानी F3 वेक्टर आने वाला है -3i कैप -7 j कैप। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, -3i एंड -7j। दैट इज सेकेंड ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ पे आओ। इन द फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है? टू वेक्टर ए एंड बी वेक्टर आर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज सी वेक्टर। क्या आप बात समझ रहे हो कि ये सी वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट। तो क्या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको पता है? रिजल्टेंट कैसे निकाल देते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta। 2ab cos theta। Theta is the angle between a and b vector। a and b vector। तो रिजल्टेंट का मतलब इसने क्या बोला है? सी वेक्टर। सी का मैग्नीट्यूड हम लिखना चाहे सी लिख सकते हैं। क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूँ? यस। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बट क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी है कि सी स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इससे इसका मतलब आपके पास आया 2ab cos थीटा इज जीरो। क्या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है क्वेश्चन में? जीरो है? नहीं। बी वेक्टर का? नहीं। क्या 2 जीरो के बराबर हो सकता है? नहीं। तो जीरो के बराबर कौन होगा? cos थीटा। cos थीटा इज जीरो। इसका मतलब cos के किस एंगल के लिए cos जीरो होता है? दैट इज π/2। और ये थीटा किसके किसके बीच में एंगल है? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब ए और बी वेक्टर में कैसा एंगल है? 90 डिग्री। ऑप्शन 1 इज वेरी मच करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है?
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। यस, डेफिनेटली इट इज ट्रू। क्यों ट्रू है? क्योंकि हमें पता है कि वेक्टर सम किसको, वेक्टर सम क्या होता है? कॉम्यूटेटिव। क्या होता है? कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है वेक्टर सम। बिल्कुल सही बात है। अ वेक्टर एडेड विद इट्स मैग्नीट्यूड वेक्टर रिजल्टेंट इनटू नल वेक्टर। बिल्कुल सही बात है। अगर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में ए वेक्टर बनाए तो माइनस वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर इस डायरेक्शन, अगर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो क्या ये दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे? तो क्या मिलेगा आपको? नल वेक्टर। सपोज ए वेक्टर 5i के इक्वल हो तो ये कितने? माइनस ऑफ 5i। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक नल वेक्टर। 0 वेक्टर कैसा आएगा? नल वेक्टर। तो दोनों बात सही है। अ यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव एनी यूनिट। सही बात है। यूनिट वेक्टर होता क्या है? यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का दैट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये कोई सा भी वेक्टर होगा, एक मैग्नीट्यूड और उसी से हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो यूनिट वेक्टर क्या देता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन। और डायरेक्शन का क्या यूनिट होता है? दैट मीन्स ये भी ऑप्शन ठीक है। इसका मतलब हमारे पास चारों के चारों ऑप्शन क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है? बोला है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके बराबर है? 0 के बराबर है। इन तीनों वेक्टर में दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है। मान लेते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो x है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? x के बराबर है। कह रहे हैं सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है √2 टाइम्स ऑफ x है। ये क्वेश्चन में दे कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 है, इसका मतलब अगर पॉलीगन मेथड आपने देखा तो पॉलीगन मेथड में ये बताया गया था जब भी ये तीनों का वेक्टर सम 0 है दैट मीन्स ये पॉलीगन बना रहे हैं। तो तीन वेक्टर मिलके पॉलीगन कैसा बनाएंगे? एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल तो बनाएंगे लेकिन कैसा ट्रायंगल? ये हमें इनके मैग्नीट्यूड से पता चल जाएगा। एक्स है और √2 टाइम एक्स। तो हमें पता चल गया ये कैसा ट्रायंगल बनेगा? दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल बनेगा? राइट एंगल। अगर मैं बात करूं ये ए, ये बी और ये सी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ये एक्स दे रखा है, ये एक्स दे रखा है। मान लो ये ए वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर, और ये कितना है? √2 टाइम एक्स। तो अगर मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता है, और ये किसका? सी वेक्टर का। हमें किसके बारे में कमेंट करना है? हमें कमेंट करना है, हमें कमेंट करना है एंगल के बारे में। तो ये डायरेक्शन ऐसे है, ये बी है और फिर इससे ये सी है। ऐसे ही बनेगा ना पॉलीगन, तो ऐसे बनेगा, पहले का हेड दूसरे का टेल, फिर पहले का हेड दूसरे का टेल। इस तरीके से करके हमने बनाना है। तो क्वेश्चन में ये तो पता चल गया कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 90। बी और सी के बीच का एंगल है 45 और सी और ए के बीच का एंगल है 45। ये तो बस मैंने ऐसे वर्बली बोला कि ये सी और ए के बीच में, क्या वेक्टर के बीच में एंगल यही होता है या उसके लिए स्पेशल कोई कंडीशन होता है? बिल्कुल होता है। वेक्टर के बीच का एंगल अगर आपको निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए आपको हेड का हेड से जुड़ा होना चाहिए या फिर टेल का टेल से। चलो ए और बी में देखते हैं, ए और बी में एंगल देखते हैं। तो ए का टेल देखो और बी का हेड, क्या एंगल रिप्रेजेंट करेगा? बिल्कुल नहीं। तो हमें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा ए को इस तरीके से। तो ए वेक्टर हमारा शिफ्ट हो गया। तो क्या अब पता चला कि ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का हेड दोनों ज्वाइंट है, तो इनके बीच का एंगल 90। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें इसको क्या करना पड़ेगा? ऊपर शिफ्ट कर दो। तो
ए का टेल और सी का टेल दोनों मिल गए, इनके बीच का जो एंगल होगा वो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर दे रहे हैं, दैट इज 135। और यहाँ भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, बी वेक्टर को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, ये देगा आपको बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच का 90, 135 एंड 135 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है? यूनिट वेक्टर। वेक्टर ही क्या है? यूनिट वेक्टर। मतलब इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर आएगा? 1 के। ये वेक्टर मान लो कि कौन सा वेक्टर दे रखा है? ये वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। जब ही हम इसको क्या बोल पाएंगे? यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो भाई? कोफिशिएंट ऑफ आई का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का होल स्क्वायर। तो के के लिए यहाँ पे क्या है? सी। के का कोफिशिएंट क्या है? सी। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इज 1। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो 0.25 और इसको भी सॉल्व करोगे तो 0.25, 1 माइनस 0.5 कितना आ गया? 0.5 सी स्क्वायर। या सी की वैल्यू कैसे लिख सकते हो? रूट अंडर 0.25 इंटू 2। इसको लिख सकते हैं ना 0.5 को 25 इंटू 2। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 0.25 का हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, दैट इज 0.5, और 2 का √2। क्या ये सबको पता है √2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होती है? 1.4 के। 0.5 इंटू 1. तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आती है? 0.7। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? सो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ बोला कि एक वेक्टर है दैट इज पी वेक्टर, इट इज मेकिंग एंगल। तो पी वेक्टर को कुछ मान लो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर्स ऐसे लिख सकते हैं। पी वेक्टर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल। बोला है कि ये पी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा था? पी वेक्टर एंड एक्स एक्सिस एंगल कितना बना रहे हैं? एंगल इज अल्फा। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अच्छा, एक्स एक्सिस पे कौन सा डायरेक्शन होगा? कौन सा वेक्टर होगा? आई कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ पी, मैग्नीट्यूड ऑफ। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं दो वेक्टर के बीच के एंगल को। तो आपको पता चल गया दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट आई कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ पी कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्योंकि पता है ना किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? कोफिशिएंट ऑफ आई, कोफिशिएंट ऑफ आई मतलब एक्स, कोफिशिएंट ऑफ जे का मतलब वाई, कोफिशिएंट ऑफ के का मतलब जेड। तो उन तीनों का स्क्वायर करके हम सम करते हैं, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 1। ये बात सबको समझ में आई? तो मतलब एक्स आई कैप डॉट आई कैप, डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा, आई के साथ आई का डॉट कितना होता है? 1। आई के साथ जे का या जे के साथ आई का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना? 90, और cos 90 किसके बराबर होता है? 0 के। तो इसका मतलब एक्स आई डॉट आई कितना हो जाएगा? x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आ गया आपका cos अल्फा। इन सिमिलर वेज cos बीटा कितना आएगा? आप बताओ किसके साथ? जे के साथ। तो जे के बोले तो वाई, मतलब वाई अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही cos गामा कितना आ जाएगा? z अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछा क्या था? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। ऐड कर लो, x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका क्या करना था? स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर प्लस जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इन तीनों को ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या एलसीएम लेने आता है? आपने एलसीएम लिया और न्यूमरेटर में भी सेम क्वांटिटी है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए एंड आंसर विल बी 1। आंसर कितना आया? 1। ऑप्शन टिक करेंगे, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। इन क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्लियरली हमें पता है x का पावर कितना है 1, y के पावर 1, x पावर इसके x पावर 2। हमें पता है स्ट्रेट लाइन होने के लिए x और y का पावर क्या होना चाहिए था? सेम होना चाहिए था, 1 होना चाहिए। सेम मतलब 1 होना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता। सर्कल में हमें पता है कैसे होता है, x माइनस एस होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर। h और k क्या है? h और k क्या है? x एक्सिस में कितना चला है और y एक्सिस में कितना चला है, यह h और k डिनोट करता है। एलिप्स का इक्वेशन आप सबको पता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 1, यही होता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज पैराबोला। पैराबोला आप सबको पता है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, x is directly proportional to minus y square, y is directly proportional to minus x square। मतलब x का स्क्वायर हो चाहे y का स्क्वायर हो और एक साइड पावर 1 हो, तो 9th क्वेश्चन में भी वही पैराबोला ही बनेगा। क्या ये बात समझ में आई? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, काफी इजी क्वेश्चन है ये। cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। हमें क्या करना था, इसको डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना था? थीटा, dy बाई डी थीटा। तो आपको पता है डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, म्यू तो कांस्टेंट है, उसको डिफरेंशिएशन से क्या लेना देना, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, म्यू तो कांस्टेंट था, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। तो म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। हमें पता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, वेयर m इज द स्लोप, y is the y axis, x is the x axis, c is the intercept on y axis, c is the intercept on y axis। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज 4, तो क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। ये समझ में आया ना, केवल x को मैंने इस साइड राइट साइड हमने शिफ्ट किया है। इसका मतलब हमें समझ में आया कि इंटरसेप्ट तो सर पता चल गया कि c इज 4 है, पॉजिटिव 4 या निगेटिव 4, पॉजिटिव 4। तो हमें पता चल गया कि y एक्सिस को कट करेगा कहां पे, 4 पे। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो सर अब बाकी में कैसे हम आइडिया लगा पाएंगे, बिल्कुल कैसे, यहाँ पे स्लोप से, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1, इसका मतलब m इज, m की जगह पे -1, मतलब tan थीटा इज -1, मतलब थीटा इज -45। ये -45 का क्या मतलब है, -45 का मतलब है कि हम जो साइन कन्वेंशन लेते चलते हैं कि हम बोलते हैं कि किसी भी एक्सिस पे कोई लाइन, कोई सा भी लाइन है, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, अगर अगर ये एंटी क्लॉकवाइज अगर हम एंगल ले रहे हैं तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, पॉजिटिव। अगर क्लॉकवाइज एंगल ले रहे हैं किससे, एक्स एक्सिस से, किससे, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज थीटा को हम पॉजिटिव पढ़ते हैं और क्लॉकवाइज थीटा को निगेटिव पढ़ते हैं। मतलब क्या है, थीटा जो 45 आया है वो एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज सेंस में, मतलब ये है 45 डिग्री, और एक्स को किस पे,
0,4 मतलब 4 पे y एक्सिस को कट करा, यही तो इंटरसेप्ट है। क्या ये बात समझ में है? क्या ये 60 डिग्री कभी हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, +60 डिग्री है, ये -60 डिग्री है। इस वाले ऑप्शन में ये क्या है, -60, ये भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, मिनिमा वैल्यू। जब भी मैक्सिमा या मिनिमा का क्वेश्चन आता है, हमें पता है जब भी मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आएगा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम क्या कर सकते हैं, dy बाई फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके उसको इक्वेट करते हैं 0 से। यहां से x की कोई वैल्यू आएगी, देखो कैसे, -4 + 2x, पता है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन -4, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, ये 0, 2x इज इक्वल टू 4, मतलब x की वैल्यू आई 4 डिवाइड बाई, मतलब हमें पता चल गया x इज इक्वल टू 2 पे या तो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, तो दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना होता है फंक्शन, दोबारा से फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो और उसमें x की वैल्यू को पुट करो। अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो मिनिमा और निगेटिव आई तो मैक्सिमा। तो हमने डबल डिफ्रेंशिएट करा तो हमें कांस्टेंट मिल गया, कांस्टेंट मतलब 2, हमें कांस्टेंट 2 मिला, इसका मतलब ये क्या है, ग्रेटर देन 0। इसमें x की वैल्यू नहीं रख सकते ना, x का फंक्शन थोड़ी है, मतलब यहीं पे ग्रेटर देन 0 मिल गया, मतलब हमें पता चल गया कि ये क्या देगा, मिनिमा। किस पॉइंट पे मिनिमा देगा, x पॉइंट पे। तो y मिनिमम निकालना होगा तो किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 2। कैसे पता चलेगा, -4 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखना है, 2 + 2 का स्क्वायर, -8 + 4, आंसर विल बी -4। तो ऑप्शन इज थर्ड, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में क्या बोला, y इज इक्वल टू 1.003 पावर 7। सर ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए, ये तो बिना कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं होगा, नहीं हो सकता है। आपको बताया गया क्लास में कि ये ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ये क्या कहता है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ये कहता है 1 + x पावर n की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 + nx, लेकिन कंडीशन ये होती है x शुड बी लेस देन, वेरी वेरी लेस देन 1, ये कंडीशन होनी चाहिए। क्या यहाँ पे x की जगह पे क्या है, 0.003, यही है ना x की जगह पे, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, क्या x एक बहुत कम है, यस बिल्कुल बहुत कम, तो हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हैं 1 + 7 इंटू 0.003, मतलब क्या आ जाएगा 1 + 0.021, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी 1.021, ऑप्शन विल बी थर्ड। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, dx/x, लिमिट कहां से, 2 से लेके 4 तक, लिमिट कहां से, 2 से लेके 4 तक। तो इसका इंटीग्रेशन सबको पता है, dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। लिमिट कहां से कहां तक, 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक। तो यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे log ऑफ 4 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे log ऑफ 2, तो log m माइनस log n, क्या फॉर्मूला सबको पता है, log m माइनस log n, ये क्या होता है, log m बाई n। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं log 4/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, log ऑफ 2, तो log ऑफ 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। पहले सीरीज को आइडेंटिफाई तो करो, सीरीज कौन सी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, किस तरीके का आपका है, एपी का है क्वेश्चन या जीपी का। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इस वन को लेके होगा, तो वन को छोड़ दो, बाकी टर्म्स को आप देखो। अब इस बाकी टर्म्स को आपने देखा, दैट इज 1/2 + 1/4 + 1/8
प्लस 1/16 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। 1 को छोड़ा क्यों? क्योंकि हम 1 को जो भी आंसर आएगा उसमें ऐड कर देंगे। हमें पता चल गया कि ये जो भी आ रहा है हमने आइडेंटिफाई किया है, इनका रेशियो क्या है? कॉमन है। रेशियो बोले तो बाद वाला डिवाइड बाई पहले वाला। यहाँ पे रेशियो क्या आया? 1/2। यहाँ पे रेशियो क्या आया? 1/2। यहाँ पे रेशियो क्या आया? 1/2। बाद वाला डिवाइड बाई पहले वाला, इसी को बोला जाता है कॉमन रेशियो। तो आर क्या है? कॉमन रेशियो। ए इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। और ये सीरीज कैसी बन रही है? जीपी की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। किसकी सीरीज बन रही है? जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो कहां तक जा रही है सीरीज? इन्फिनिटी। एस सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ये कब वैलिड होता है? व्हेन आर इज लेस देन 1। क्या आर आपका लेस देन 1 है? बिल्कुल है सर, 1/2 आर है। फर्स्ट टर्म कितना है? 1/2 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/2। अरे फर्स्ट टर्म यही है ना, 1/2, यहां से आया ये फर्स्ट टर्म, यानी 1/2 डिवाइड बाई 1/2। कितना आंसर आ गया? 1। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि 1 हमने पहले ऑलरेडी छोड़ा हुआ है। तो पूरा का सम जो आएगा 1 प्लस ये आंसर ऐड कर दो, दैट इज 2। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन c माइनस एक्स। लिमिट दे रखा है a से लेके b। पहले तो हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे? तो हमें पता है कि दो मेथड है, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है कुछ। हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है? ln ऑफ x। 1/t dt क्या होता है? ln ऑफ t। इसका मतलब मैं कहूं 1 बाई कुछ। कुछ मतलब क्या है? ऐसे वेरिएबल जिनका पावर क्या है? 1 हो। क्या है? 1। वेरिएबल हो लेकिन पावर क्या हो? 1 हो, तो उसका भी क्या हुआ? ln ऑफ कुछ। लेकिन कुछ को हमें फिर से फर्दर क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट, वो भी डिनोमिनेटर में, d/dt ऑफ कुछ। ये कुछ चेन रूल टाइप का प्रॉब्लम बन जाता है, जैसे डिफरेंशिएशन में हम करते हैं। वहां पे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं कुछ को, और यहाँ डिवीजन। इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आने वाला है? ln ऑफ c माइनस एक्स अपॉन d/dx ऑफ c माइनस। अरे कुछ यही है ना, कुछ। ठीक है, तो कुछ का फर्दर हमने क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन। और इसका लिमिट कहां से कहां तक? ए से लेके बी तक। ln c माइनस एक्स लिमिट ए टू बी डिवाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ c 0, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1, यानी आ गया माइनस ऑफ ln c माइनस एक्स। कहां से कहां तक लिमिट? ए से बी तक। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? अगर यहाँ पे माइनस बाहर रखा हुआ है, माइनस ऑफ अपर लिमिट रखोगे तो क्या आएगा? ln c माइनस बी, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो c माइनस, यही आएगा ना। इसका मतलब क्या है? अपर लिमिट कहां पे रखा जाता है? जो वेरिएबल होता है। वेरिएबल कौन है? यहाँ देखो क्या है वेरिएबल? x। मतलब x में हमें इसकी वैल्यू को रखनी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। बाकी c एज इट इज रहेगा, x में हमने लिमिट रखी। अब बताओ क्या होगा अगर माइनस को इंट्रोड्यूस करोगे? माइनस ln c माइनस बी, माइनस और माइनस प्लस ln c माइनस, तो कुछ ऐसा बन गया ln c माइनस a माइनस ln c माइनस बी।
ln m माइनस n, तो ये क्या हो जाता है m बाई c माइनस a अपॉन c माइनस b इज द करेक्ट आंसर। तो मैच कर लो, ln c माइनस a, दैट इज सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कंफ्यूजन कहां पे होता है, क्योंकि इन्होंने आंसर में क्या पूछ रहा है, माइनस ऑफ डीवी बाई डी एक्स। तो हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव पहले है डीवी बाई डी एक्स निकालना, डीवी बाई डी एक्स निकालना। अच्छा, v की वैल्यू दे रखी है माइनस ए ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपको ए क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब माइनस ए को बाहर ले लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, कितना है डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी एक्स इज माइनस ऑफ 2ax। लेकिन वैल्यू किसकी पूछी है, माइनस ऑफ डीवी बाई डी एक्स। तो क्या मैं यहां से माइनस हटा के यहां पे माइनस डाल सकता हूं, तो अब मुझे पता चल गया माइनस डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू 2ax, और इसी को ये क्या बोल रहा है, e। कहां पे निकालना है, 1,1, मतलब x की वैल्यू क्या रखनी है, 1। तो e एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2a इंटू 1, क्या आ जाएगा 2a, आंसर विल बी फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रेडियस ऑफ स्फीयर स्टार्ट टू इंक्रीज एट द रेट, जहां भी रेट आया और यहाँ पे क्या लगा है सेकेंड, इसका मतलब टाइम, इसका मतलब रेडियस अगर मान लो r मानता हूं मैं, r क्या है आपका रेडियस, और a इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो हमें पता है, अच्छा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता कितना है, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। हमें पता है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, पहले गिवन डेटा देखो, गिवन ये है रेट ऑफ, मतलब इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 0.17, क्या इंक्रीज कर रहा है, रेडियस, मतलब डी आर बाई डी टी, क्या चेंज हो रहा है, रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्वेश्चन में गिवन है 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, हमसे क्वेश्चन में पूछा है डी ए बाई डी टी, क्या होगा, अब ये कैसे निकाले। अच्छा एक बात बताओ, एरिया दे रखा है सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपको पता है ना। अच्छा एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे, तो क्या मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं विद रेस्पेक्ट टू आर, बिल्कुल, क्या होगा 4 पाई कांस्टेंट है बाहर, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, कितना हो गया 8 पाई आर, ये इक्वेशन 1 था गिवन, ये इक्वेशन 2 है। हमें निकालना क्या है, डी ए ओवर डी टी, सरफेस एरिया का चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसी को रेट बोला जाता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डी ए बाई डी आर मल्टीप्लाई बाई डी आर बाई डी टी, डी ए बाई डी आर क्वेश्चन में क्या आया है 8 पाई आर, जब हमने सॉल्व किया, और डी आर बाई डी टी कितना आया, डी आर बाई डी टी दैट इज 0.1, इसका मतलब आया 0.8 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये यूनिट सर कहां से आया, तो एरिया का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और समय सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लेकिन वो बोला है कि ये रेट तो आपको बताना है, एरिया में जो चेंज आ रहा है, इसमें बताना है आपको एट रेडियस इज, एट रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर में, तो रेडियस की जगह पे 10 लिख दो, 0.8 इंटू पाई इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, कितना आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन, क्लियर है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, इजी इंटीग्रेशन है, आपको करना क्या है, इसको ब्रेक कर लेना है, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3, 2x 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू,
यहाँ पे लिमिट्स दी गई है नहीं, तो कैसा इंटीग्रेशन होगा, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट यहाँ ऐड कर देते हैं, तो 2 से 2 गया। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, सेकंड। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है log बेस 10 8 की वैल्यू क्या हो। क्वेश्चन में गिवन किसकी वैल्यू है, log बेस 10 2 की वैल्यू गिवन है। तो 8 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, log 10 2 का पावर क्यूब, और हमें पता है log बेस 10 या बेस जो भी हो m पावर n क्या होता है, n log m, मतलब ये पावर वाला इसके कोफिशिएंट में आ जाता है, मतलब 3 इंटू log 10 2, मतलब 3 इंटू 0.3010, ये गिवन है ना log 2 की वैल्यू, दैट इज कितना हो जाएगा 0.9030, ऑप्शन विल बी थर्ड। इन क्वेश्चन नंबर 21, log 10 1, सबको पता है log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, ln 1 की वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है। y इज इक्वल टू 6 sin ओमेगा t प्लस 8 cos ओमेगा t, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जब आपको बताया गया y इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा की जो रेंज होती है वो होती है माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर रूट अंडर पॉजिटिव का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट यही था, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कौन सी होगी, ये वाली, मतलब रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये कितनी आएगी 10, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 23, क्या पूछा है, साइन 75 डिग्री। अब आपको सोचना चाहिए था 75 किस तरीके से लाया जा सकता है, क्वेश्चन में उसने हिंट भी दे दिया 30 डिग्री और 45 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। साइन हम इसको लिख सकते हैं 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 30 प्लस 45 कितना आएगा 75, और हमें पता चल गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साइन 30 वैल्यू टेबल सबको याद होना चाहिए, 1/2 cos 45 1/√2, cos 30 √3/2 1/√2, क्या आ जाएगा 2√2, एलसीएम ले लिया 1 प्लस √3, तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ही था करेक्ट। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने पूछा था डेफिनेट इंटीग्रेशन, और हमें पता है लिमिट्स रखी हुई है, ये कैसा है डेफिनेट इंटीग्रेशन। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन एक्स की माइनस साइन एक्स, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है डिफरेंशिएशन को लेके, तो आपको पता चलना चाहिए cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स पॉजिटिव का, कहां से कहां लिमिट रखनी है, 0 से π/2, लिमिट कहां से कहां तक रखनी है, 0 से π/2, तो लिमिट किस में रखा जाता है, वेरिएबल में, वेरिएबल कौन है, यहाँ पे देखो x, x वेरिएबल है, तो साइन π/2 माइनस साइन x की जगह पे क्या रखेंगे 0, तो साइन 90 की वैल्यू, वैल्यू टेबल याद करो 1 होता है, और 0 की वैल्यू साइन 0 0, क्या आएगा ऑप्शन 1, ये क्या आएगा, क्या ये बात समझ में आ रही है, ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अभी हमने डिस्कस किया था, 1 माइनस एक्स पावर एन है, तो एन जो पावर वाला है वो एक्स के साथ अटैच होता है, दैट इज 1 माइनस एन एक्स इज द करेक्ट आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26, ये नीट में पूछा जा चुका है एक बारी, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइट मॉडिफिकेशन था नीट के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कह रहा है कि एट विच पॉइंट स्लोप ऑफ द कर्व इज मैक्सिमम, किसी भी कर्व का स्लोप हम कैसे पता पाते हैं, उस पे क्या ड्रॉ करके, टेंजेंट, तो ए पॉइंट है तो ए पे हमने क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट, बी पॉइंट है बी पे हमने क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट, सी पॉइंट है सी पॉइंट पे हमने क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट, डी पॉइंट पे हमने टेंजेंट हो गया।
टेंजेंट ड्रॉ किया और उसके बाद हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करनी है? एक्स एक्सिस। और फिर यहां से हमने एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करना है। तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे ये स्लोप क्या होता जाए। यहाँ पे देखो ए पॉइंट पे ये स्लोप है, थीटा कम है तो स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। हमें पता है कि हर जगह थीटा क्या है? 0 से 90 के बीच में। 0 से 90 के बीच में। तो 0 से 90 के बीच में अगर थीटा इंक्रीज करता है तो टेन थीटा इंक्रीज करेगा। टेन थीटा बोले तो स्लोप इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज करेगा? स्लोप। तो यहां बताओ थीटा सबसे मैक्सिमम कहां पे है? बी पॉइंट पे। यहां पे सबसे ज्यादा थीटा है, इसका मतलब बी पॉइंट पे आपका मैक्सिमम स्लोप हो। कितने लोग सी पॉइंट को ऑप्शन चूज करेंगे जो कि नीट में पूछा हुआ था, बट वो सी पॉइंट यहां पे नहीं था, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को बनाया गया। अगला है अब पुशिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। एक ब्लॉक रखा गया है, ब्लॉक को हम पुश कर रहे हैं कितने? 50 न्यूटन से। और बोल रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल जो बना रहा है वो है 30 डिग्री। क्या कंपोनेंट रिजोल्यूशन आपको पता है? कंपोनेंट कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जो एंगल के साथ जुड़ा होता है वो 50 cos 30, वो कॉस कंपोनेंट होता है। जो बाकी परपेंडिकुलर होता है वो साइन कंपोनेंट होता है। तो ये क्या हो जाता है? 50 इंटू √3/2। ये क्या हो जाएगा? 50 इंटू 1/2। जो एंगल के साथ जुड़ा होगा वो कॉस कंपोनेंट, जो उसके परपेंडिकुलर होता है वो साइन कंपोनेंट। यहां से कैंसिल करोगे तो 25, मतलब वर्टिकल में कितना आएगा? 25। तो 25 और हॉरिजॉन्टल में 25√3। तो हॉरिजॉन्टल में 25√3। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। यस, वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। सब्ट्रैक्शन? नो, इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, क्योंकि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर कॉम्यूटेटिव। नहीं, गलत बात है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। हाँ, एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। इसमें पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं बोला। अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे तो ओनली 2, लेकिन अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पूछा मैक्सिमम, दैट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर पॉसिबल। A vector in xy plane has a magnitude 30 units and makes xy plane में xy प्लेन में कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 30 यूनिट्स, और x एक्सिस के साथ वो एंगल बना रहा है 37। तो कह रहा है वेक्टर कैन बी रिटन है, मतलब x एक्सिस में इसको कितना जाना पड़ेगा और y एक्सिस में कितना। तो आपको पता है कि अगर कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 30 है तो इसका कंपोनेंट जो एंगल से जुड़ा होता है 30 cos 37, और जो उसके परपेंडिकुलर होता है sin 37। cos 37 की वैल्यू टेबल से देख लो, 4/5 दैट इज 24। और ये कितना हो जाएगा? 30 इंटू 3/5, ये कितना आ जाएगा? 80। मतलब इस वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है? ये वेक्टर x एक्सिस में कितना चला? दैट वेक्टर इज रिटन एज ए वेक्टर इज 24। किस एक्सिस में? x एक्सिस में। तो x एक्सिस में डायरेक्शन i कैप, y एक्सिस में डायरेक्शन j कैप, 18 j कैप। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। 14 i Then कैप option will be 24 I cap plus 18 J cap. क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 31 में आपको पता है कि के आई कैप प्लस 1/2 जे कैप इज ए यूनिट वेक्टर। के कैन बी इक्वल टू यूनिट वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड
इज इक्वल टू 1। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। क्या किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने आपको पता है? अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का होल स्क्वायर इज 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड के स्क्वायर प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। तो हम क्या लिख सकते हैं? के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, ये आ जाएगा आपका 3/4। तो के की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर 3/4 या फिर रूट 3/2। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्या ये समझ में है? इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बोला है कि जो रिजल्टेंट है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसका मतलब अगर मैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ ए एंड बी। लेकिन हमें पता है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी किसके? ए के मैग्नीट्यूड। हम मान लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है? एक्स। यही किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यही किसके बराबर है? रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो हमें पता है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के जगह पे हम एक्स लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड एक्स, बी का मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स कॉस थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। यही होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉस थीटा माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर कॉस थीटा। मतलब कॉस थीटा की जगह पे आ जाएगा माइनस ऑफ 1/2। तो यानी कॉस थीटा सो हमें पता चला कि cos थीटा की वैल्यू कितनी है? -1/2। इसका मतलब क्या है? cos थीटा -1/2 का मतलब अगर ये प्लस रहता तो कितना आता? 60 डिग्री। माइनस है तो थीटा इज -60। ये लिखने का पर्पस क्या है? सपोज मैं अगर ये लाइन बनाऊं, अगर बोलूं -60 का, हमने जो साइन कन्वेंशन ट्रिगो से हम पढ़ते आए हैं कि साइन कन्वेंशन जब भी एक्स एक्सिस से हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो उसको क्या लेते हैं? निगेटिव। क्या लेते हैं? निगेटिव। लेकिन आंसर किस में पूछा है? पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में आंसर होने के लिए हम एक्स एक्सिस से हमें किधर जाना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज 60 है तो एंटी क्लॉकवाइज ये कितना होना चाहिए? टोटल एंगल कितना? 180। तो ये कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। ठीक है, तो थीटा हमारा कितना होना चाहिए? थीटा शुड बी 120 डिग्री। आंसर विल बी सेकंड आंसर विल बी करेक्ट। 33 क्या पहचाना है? स्केलर। इस डिस्प्लेसमेंट इज है स्केलर क्वांटिटी? नो, इस डिपेंड ऑन डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी का? यस, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इन सब के डायरेक्शन होते हैं। लेकिन एनर्जी, अगर आपसे बोला जाए 50 जूल, तो 50 जूल एनर्जी है, किस डायरेक्शन में उससे क्या फर्क पड़ता है? आपके पास 15 जूल एनर्जी है, तो ये थोड़ी बताना है आपको कि एक्स डायरेक्शन में कि वाई डायरेक्शन। ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। दैट मीन्स इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 34 मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर क्या होता है? 1। क्वेश्चन नंबर 35 इट इज गिवन दैट बी वेक्टर इज -2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। ये कहने का मतलब होता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर का वो किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ ए। और निगेटिव साइन क्या बताता है? निगेटिव साइन इंडिकेट डायरेक्शन। ये कहना चाहता है कि जिस डायरेक्शन में ए है उस डायरेक्शन में बी नहीं, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब उसी को हम अपोजिट को क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल। मींस बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू। B is not parallel to A. If this is parallel to A, there should not be negative sign.
नेगेटिव साइन है इसका मतलब दोनों क्या है, एंटी पैरेलल। कमिंग टू सेक्शन बी, which of the following pair cannot have rectangular components of vector magnitude of 20 न्यूटन। तो ये कैसे पता किया जाए, तो अगर मैंने पहले का निकाला तो इसका अगर रिजॉल्व करोगे 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ये भी आपको कितना आएगा 20। सबसे इजी वाला पोर्शन कौन सा था, इसको चेक करना, तो हम इसको 18 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 2 4 प्लस 4, 18 का स्क्वायर यही होगा 8 8 जा 64 6 4 3, यही आया। इसका मतलब रूट अंडर 328, और रूट अंडर 328 कभी भी 20 नहीं हो सकता। मतलब ये पूछा क्या था, कैन नॉट बी, यही ध्यान देना था, नहीं तो पहला ऑप्शन मारते हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। बाकी सारे ऑप्शन को भी चेक करोगे, इसका अंडर रूट क्या होगा अगर दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 20। मतलब ऑप्शन कौन सा सही माना जाएगा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है आप समझो ना, यहां पे अगर मैं बात करूं, ये अगर 5 है, अगर ये 3 है ये 4 है, तो इनका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर ही हमें क्या देगा, मतलब 3 और 4 क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। मतलब बाकी दोनों है उनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपको तीसरा मिल जाना चाहिए, तो इस वाले ऑप्शन में, फोर्थ वाले ऑप्शन में नहीं आ रहा है। A vector 37 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। A vector A vector is, it is given that A vector plus B vector, काफी इजी सवाल, A vector plus B vector given है 2i कैप, सिंपल अलजेब्रा है। A vector आपको गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस B vector इज 2i कैप प्लस 3j कैप। इसका मतलब B वेक्टर जो निकालेंगे वो कैसा होगा, 2i वेक्टर i कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3j कैप, सारे एक दूसरे को क्या कर दिए, नलिफाई। आंसर विल बी जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर को ही हम नाम देते हैं नल वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 38, अगेन वेक्टर एडिशन इज, वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी को भी हम c प्लस बी प्लस ए लिख सकते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 39, ये क्वेश्चन क्या पूछा है, रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। दो यूनिट वेक्टर हैं जिनका की रिजल्टेंट भी क्या है, यूनिट वेक्टर। सपोज कि रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, अगर मैं आपसे बात करूं ये एक यूनिट वेक्टर है, ये बी यूनिट वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, और लेकिन मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 के बराबर, बी का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर। तो रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज, लिखने का तरीका क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, ये जो वेक्टर होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पॉलीगॉन, सॉरी पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही है। तो रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो अ, क्वेश्चन में गिवन है ये, इसका रिजल्टेंट क्या है, मैग्नीट्यूड 1। इसका मतलब क्या है, रूट अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1, क्योंकि ये दोनों ही दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। 1 के स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, क्वेश्चन में गिवन है दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर है, इंटू कॉस थीटा, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा। तो आपको पता चल गया कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। मतलब यहां से
अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, थीटा कितना आता है 120 डिग्री। तो एक और चीज इसमें आपको कराया गया, जिसमें कि बताया गया कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बताना हो, तो सर बी वेक्टर को ही आप क्या रिवर्स डायरेक्शन में इधर लिख सकते हो। अगर बी वेक्टर इधर है तो इसको क्या लिखोगे माइनस बी वेक्टर। तो क्या यहाँ पे भी वही सेम, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दियर वेक्टर डिफरेंस। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल ये कितना होगा, अब टोटल 180 है, ये थीटा है, तो कितना एंगल होगा 180 माइनस थीटा। मतलब इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसकी वैल्यू पूछा है, रिजल्टेंट ऑफ डिफरेंस, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। क्यों 180 माइनस थीटा, आपको पता चल गया। इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर का मतलब ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड क्यों, क्योंकि ए एक यूनिट वेक्टर क्वेश्चन में दोनों के दोनों क्या है यूनिट वेक्टर, ए वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, 2 इंटू 1 इंटू 1। ये क्या होगा कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा की वैल्यू 120, यानी कि 1 प्लस 1 2 प्लस 2 इंटू कॉस 60। क्या आप सबको पता है कॉस 60 की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू 1/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1/2। ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज √3। ऑप्शन देख लो, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, among the following the vector quantity is, speed is not a vector quantity, speed is not a vector quantity, distance upon time होता है और distance is a scalar quantity, velocity is a vector quantity, displacement upon time it is a vector quantity, distance is not a vector quantity, it is a scalar quantity, temperature is also a scalar quantity। यहाँ पे बोला गया है, ये टाइप्स ऑफ वेक्टर से क्वेश्चन है, बोला गया कि ए की क्या वैल्यू होगी कि दोनों इक्वल वेक्टर, तो फॉर इक्वल वेक्टर, फॉर इक्वल वेक्टर वेक्टर्स मैग्नीट्यूड as well as direction should be same, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, आपको सेम होने चाहिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होने चाहिए एज वेल एज डायरेक्शन शुड बी सेम। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दोनों का क्या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आपको पता है ना मैग्नीट्यूड कैसे है, कोफिशिएंट ऑफ आई का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। तो दोनों तरफ से हम स्क्वायर रूट हटा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ये इसको खत्म, ये इसको खत्म किया, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, ऑप्शन इज 1। क्वेश्चन नंबर 42, बोला है कि v इज ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड b देन द यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर b कैप, यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं कैप से। ये होता क्या है, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो डिवाइड कर। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है क्वेश्चन में b, क्या क्वेश्चन में दे रखा है मैग्नीट्यूड b, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं v वेक्टर डिवाइड बाई b। क्वेश्चन नंबर 43, इन दिस क्वेश्चन क्या पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। पहले तो ये देखना है ट्रू पूछा है या फिर फॉल्स पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। अब करेक्ट पूछा है, अब हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए।
component of a vector can have a magnitude greater than the magnitude of vector itself. अगर ऐसा देखा जाए तो मैं अगर बोलता हूं कि अगर ये 3 है, ये अगर 3 है, ये 4 है, तो यहाँ पे एक ऐसा वेक्टर आएगा जो कि क्या आएगा 5, मतलब 5 के दो कंपोनेंट 3 और 4। यहाँ देखा गया कि जो रिजल्टेंट आया, जो रिजल्टेंट जिसका हमने कंपोनेंट किया, ये दोनों से ये ग्रेटर है। कह रहा है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ये कंपोनेंट्स इससे 5 से कंपोनेंट्स कैसे हैं, छोटे छोटे हैं, बट क्या ये ऑलवेज ट्रू है, नहीं। कैसे सर, अगर मैं ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये कैसा है ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, बताओ इनका मैग्नीट्यूड लिखना है। मैग्नीट्यूड मतलब इनका जो रिजल्टेंट आएगा, आप खुद बताओ, ये रिजल्टेंट जो आएगा आप देखो कैसे होता है पैरेललोग्राम लॉ से, ये जो आएगा रिजल्टेंट दैट विल बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो लेस देन हो सकता है आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ, ये हो सकता है, ऐसा पॉसिबल केस है। तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कैन हैव अ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन, हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है। कंपोनेंट्स यहाँ पे कौन है, ए और बी। देखो इस केस में कंपोनेंट्स की का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है। इस केस में कंपोनेंट्स 3 और 4 हैं, ये दोनों कम है। तो जब भी थीटा, दो वेक्टर के बीच में थीटा ग्रेटर देन 90 आएगा, ग्रेटर देन 90 आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये ऑप्शन करेक्ट है। कैन पूछा है ना, ऑलवेज तो बोला नहीं है, कैन। A vector can be divided by another vector, सेकेंड स्टेटमेंट है। क्या ऐसा हो सकता है, अगर मान लो मैं कहूं 2i कैप है प्लस 3j कैप है, इसको डिवाइड करना है 2i कैप, इसका क्या मतलब बनता है, 2i कैप डिवाइड बाई 2i कैप प्लस 3j कैप अपॉन 2i कैप। मैग्नीट्यूड को तो हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन को डिवाइड करके हमें क्या मिलेगा, ये मीनिंगलेस क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन ए इज ओनली करेक्ट। समझ में। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 44। बहुत सिंपल सा सवाल है, इसमें dx बाई dt पहले निकालना है आपको, एक इंट डिफ्रेंसिएशन करना है, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू टी क्यूब, टी क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3t स्क्वायर, 3 तो पहले से था ना यहाँ पे, तो टी क्यूब का 3t, 2 पहले से है तो क्या आ जाएगा 2t प्लस 6 कांस्टेंट है बाहर, t का डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, और 5 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो हमें आ गया 9t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6। लेकिन ये क्या है dx बाई dt, हमें इसको फर्दर एक बार और अगेन डिफरेंशिएट, तो d2x ओवर dt2, ये क्या आ जाएगा 18t प्लस 4, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा टी स्क्वायर का 2t, तो 9 इंटू 2t 18t, 4 कांस्टेंट है बाहर, 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 18t प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछा, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, आपको डिफरेंशिएशन बताना है विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये कैसे हम करते हैं, कुछ थ्योरी ऑफ कुछ, dy बाई dt, चेन रूल वाला प्रॉब्लम है ये, जो चेन रूल आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है वही है, dy बाई dt। तो हम क्या लिखते हैं, a कांस्टेंट है बाहर है, साइन ऑफ कुछ का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ कुछ, कॉस ऑफ कुछ, क्या कुछ को छोड़ देंगे, नहीं, कुछ को फिर फर्दर हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब a ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस डी बाई, ये किसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, टी के, तो यहाँ टी लिखेंगे, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा ऑफ ए कॉस
ओमेगा टी। ओमेगा टी एंगल का पार्ट है, ये ध्यान में रखना है। डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, और डी बाई टी ऑफ डी बाई डी टी ऑफ टी कितना हो जाएगा 1। तो ये ओमेगा इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा एंगल में, ये बाहर आ जाएगा, दैट इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में हमें वैल्यू निकालनी थी log बेस 10 12। इसको हमें ब्रेक करने आना चाहिए। क्या मैं इसको लिख सकता हूं log 10 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, यही है। log m इंटू n कैसे लिख सकते हैं, log m प्लस log n। क्या और फर्दर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं log 10 2 का स्क्वायर प्लस log 10 3। ये 2 का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन में क्या गिवन है log 2 की वैल्यू, क्योंकि ये जो स्क्वायर होता है वो जो पावर होता है वो कहां आ जाता है कोफिशिएंट, 2 log 2 प्लस log। तो 2 इंटू 0.3010 प्लस 0.4771, 0.6020 प्लस 0.477, ऐड करके देख लो 0.6020 0.477 197 1.0791। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इन क्वेश्चन नंबर 47 यहां से आपको क्या पूछा है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अभी आपको पता है कि जब भी x का पावर और y का पावर 1 हो तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। इसमें कौन से ऑप्शन में आपको x और y दोनों का पावर 1 है, सेकेंड ऑप्शन। ये किसका इक्वेशन है, सर्कल। ये किसका होगा, पैराबोला। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन है, इलिप्स। किसका है, इलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ साइन 120। साइन 120 अगेन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, साइन 90 प्लस 30। क्या 90 डिग्री में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं, यस। कहा साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ। ये 0 है, ये 90 है, ये 180, ये 270 एंड दिस वन इज 360। 90 से ज्यादा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो साइन 90 प्लस का मतलब क्या होगा, प्लस ऑफ कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, यानी 1.732 डिवाइड बाई 2, आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.866। क्या ये बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 49। इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन पहले हमें क्या करना है, इसको क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो। तो 4t³ dt बारी बारी से 0 से लेके 2 तक हम इसको आसानी से सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर सकते हैं। 3 इंटू t² dt कहां से, 0 से लेके 2 तक। तो 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, t³ का इंटीग्रेशन t पावर 4 डिवाइड बाई 4, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2, ये क्या है 4, और ये 3 कांस्टेंट बाहर। t² का इंटीग्रेशन t³ बाई 3, लिमिट इज 0 टू 2। तो 4 इंटू 1/4 कांस्टेंट है, उसको लिमिट से क्या लेना, लिमिट किसकी जगह पे पुट करोगे, t की जगह पे। 2 पावर 4 माइनस 0 पावर 4 प्लस 3 इंटू 1/3, 2 पावर क्यूब माइनस 0 पावर क्यूब। तो 3 से 3 4 से, ये कितना हो गया 16 प्लस 8, आंसर विल बी 24, ऑप्शन नंबर 1। नाउ द क्वेश्चन नंबर 50। इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व शोन इन द फिगर एज वैल्यू ऑफ t इंक्रीज। इसमें क्या है, स्लोप बताना है, हर एक पॉइंट पे स्लोप देखो।
स्लोप बोले तो आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है और एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करना है। आपको पता चल जाएगा कि एंगल इंक्रीज करते जा रहा है। आपको पता है एंगल इंक्रीज कर रहा है मतलब थीटा इज इंक्रीजेज एंड थीटा इज 0 से लेके π/2 के बीच में वेरी कर रहा है। तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इज इंक्रीजेज। tan थीटा जब इंक्रीज करता है, tan थीटा को ही हम बोलते हैं स्लोप, स्लोप इज इंक्रीजेज। नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। So thank you so much.